Starting up, should I start? Starting off with the first accounting standard, and this accounting standard is disclosure of accounting policies. इस accounting standard को हमेशा बिल्कुल फाउंडेशन माना जाता है, राइट? इसके ऊपर पूरी एएस की बिल्डिंग बनी है। बहुत ही छोटा सा एएस है। ये एएस बहुत बड़ा होने जा रहा था, बड़ा ही गंदा सा बनने जा रहा था कि अचानक आया हमारे सामने। तो जो नया ड्राफ्ट बना था एएस 1 का, वो विड्रॉ हो गया। एज अ रिजल्ट आप बच गए। यू हैव टू डू दिस लिटिल एएस ओनली, राइट? इसमें वर्ड है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। So first of all, let's understand what is accounting policy. शुरू करो? कौन बताएगा what is an accounting policy? Accounting policy is equal to method, the way of applying those methods. Accounting policies as per accounting standard 1 means principles adopted by an enterprise. यहाँ पर हम word company use नहीं करते हैं, because it's not essentially for company. You can apply it in partnership firm or a proprietary firm or on some HUF or whatever. For an enterprise, for preparation and presentation. ध्यान समझिएगा, कुछ बच्चे समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि कुछ गाइडलाइंस है जिस पे अकाउंट्स बनेगा। ना, कुछ गाइडलाइंस है जिस पे अकाउंट्स बनेगा और दिखेगा, राइट? अगर हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपेरेंसी। अगर हम ट्रांसपेरेंट नहीं है, हम बना कुछ और रहे हैं और यहाँ पर दिखा कुछ और रहे हैं, तो फिर एज अ रिजल्ट वी आर नॉट एबल टू जज द फ्रॉड्स। तो कंपनी के हम अपने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मटेरियल को एक डब्बे में भर दें तो पता चलेगा कि डिस्क्लोजर वाला जो पोर्शन, मतलब प्रेजेंटेशन वाला पोर्शन लगभग 70% है और बनाने वाला पोर्शन, प्रिपरेशन वाला पोर्शन सिर्फ 30% है, राइट? इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो सिर्फ डिस्क्लोजर पे ही है, और हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी लास्ट पोर्शन, जो इवन प्रिपरेशन पे भी एएस है, उनका भी लास्ट पोर्शन डिस्क्लोजर की बातें अलग करता है। As a result, हमारा disclosures are very important, right? Accounts के अंदर सबसे important चीज क्या है? Disclosure, right? अगर हमने अपनी policies ठीक से बनाई है और उनको true and fair way में दिखा रहे हैं, तो fraud होने के chances है ही नहीं, right? Have you done? No. They are the principles adopted by enterprise for the preparation and presentation of financial accounts, right? आप लोग थोड़ा साथ साथ नोट डाउन करना शुरू करें। यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, मैं रोक के समझाऊंगी, ठीक है? इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा। Our major accounting standard material is on the disclosure of accounting policies. Our major accounting standard material is on disclosure of accounting policies. Is a disclosure of accounting policies. Correct बेटा? Now ये accounting policies किस फंडे को रख के बनाई जाती है? हमारे माइंड में क्या सेटअप होता है जब हम accounting policies बनाते हैं? जब हमारे दिमाग में जब क्या-क्या चीजें ऐसी हैं which we have to consider for making accounting policies. 1. It should present true and fair view. True मतलब सच के सिवा कुछ और नहीं,
फेयर मतलब जस्टिफाइबल, राइट? सो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि जो है वो एज इट इज दिखाए, मैनिपुलेशंस ना करे, गड़बड़ ना करे, राइट? 3 पॉइंट्स और होते हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने होते हैं किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को जज करने के लिए, कि क्या मैं ये पॉलिसी लूं या मैं ये पॉलिसी लूं। कई बार हम लोग इवन एग्जाम में भी क्या होता है, दो राहें पे आगे खड़े हो जाते हैं, मैं ऐसा करूं कि ऐसा करूं, राइट? ऐसी कंपनी के जैसे हम अकाउंटिंग पॉलिसीज बना रहे होते हैं तो वी डू थिंक कि हम ये वाला मेथड यूज करें कि ये वाला मेथड यूज करें, कौन सा मेथड हम यूज करें। डेप्रिसिएशन जैसे भी आप लोगों ने, अभी मैं बहुत हाई लेवल एग्जांपल नहीं दे पाऊंगी क्योंकि अभी आपका लेवल उतना हाई नहीं है। धीरे धीरे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर अपना लेवल हाई करेंगे, फिर बाद पिछले हम अपने एएस के ऊपर हम लोग एग्जांपल्स दे देंगे। तो अगर सपोज करिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं स्ट्रेट लाइन यूज करूं कि डब्ल्यूडीवी यूज करूं, which method is more suitable? So what I have to judge is which method is going to give me true and fair picture. कौन से मेथड को यूज करने मेरे एसेट रियलिस्टिक वैल्यू पर नजर आएंगे। दूसरा, प्रूडेंस। प्रूडेंस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग समझदारी है, हिंदी मीनिंग समझदारी है, राइट? और समझदारी इसी में है that you be conservative. कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है? प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस, डोंट प्रोवाइड फॉर गेन्स। तो समझदारी इसी में है दैट यू प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस, डोंट प्रोवाइड फॉर गेन्स, राइट? दिस इज प्रूडेंस। लिखा आप लोगों ने नीचे, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस, डोंट प्रोवाइड फॉर गेन्स। फिर भी कॉपी कर रहे हैं यहां से। Provide for all losses, don't provide for gains. अब जब भी हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करेंगे, हम इस तरह से चूज करें कि हमारे असेट्स या हमारी जो भी चीजें हैं वो कम पे नजर आए, ज्यादा पे ना नजर आए। मतलब मेरी बिल्डिंग अगर सपोज को 50 लाख की है तो 50 लाख है, उससे कम पे नजर आए। ये नहीं कि बिल्डिंग 50 की और मैं 70 पे दिखा रही हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो आई हैव टू बी प्रूडेंट, I have to be समझदार, right? Number 2, substance over form. Substance over form. Substance over form का मतलब है it cannot be a सबस्टेंस ओवर फॉर्म का मतलब समझ लीजिए। फॉर्म वर्ड है फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्म वर्ड किसके लिए? फॉर्म वर्ड से बनते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेलिटी, राइट? सब्सटेंस का क्या मतलब है? कोई बात, राइट? अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा आपको ये 5 पॉइंट्स डिस्क्लोज करने हैं, राइट? ये S1 है, पहला एस है, पहला एस आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा है ये समझाने के लिए कि हमें किन बातों का एस को फॉलो करते समय ध्यान रखना चाहिए, हाउ टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? तो बोलता है कि कोई भी एस, मान लीजिए आपको बोलते हैं ये 5 पॉइंट्स आपको डिस्क्लोज करने हैं और व्हाइल मेकिंग अकाउंट्स आपको एक ऐसा पॉइंट मिला जो कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है बताना, बट एएस ने नहीं पूछा। तो एएस कहता है भैया फॉर्मेलिटी इतनी जरूरी नहीं है, मैंने फॉर्मेट बता दिया इस चीज का, ऐसा ऐसा फॉर्मेट होता है, तो आपको वो फॉर्मेट फॉलो करना कोई ऐसा कोई आफत नहीं है कि हाँ जी आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना है। आपको अगर कोई बात इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उस बात को यूज करिए, अब बात को बताइए, राइट? So my point is that it's not formality that you have to complete while using accounting standards, right? आप accounting standards को apply करते समय सिर्फ formality खाना पूर्ति नहीं करेंगे कि हाँ जी ये पूछा था, ये बोला था, मैंने कर दिया, खत्म हो गया मेरी बात ना। अकाउंट्स बनाते समय अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी, किसी एंटरप्राइज के
आपको कोई पॉइंट पर लगता है कि नहीं दिस टू बी डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स, क्योंकि इसका रिपरकशंस बाद में हो सकता है। आज बात एक छोटा सा फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड की हमारे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई बात नहीं कह रहा है इस पॉइंट के ऊपर, बट स्टिल ये बात छोटी तो है आज, बट ये बाद में जाकर बहुत बड़ी बन सकती है अगर मैंने आज डिस्क्लोज नहीं किया तो आप क्या करेंगे उसको बताएंगे, राइट? सो दिस इज नॉट merely legal formalities. मतलब you don't have to just fulfill the formats of accounting standards. You have to understand the accounting standards, follow the accounting standards properly. You understand this? Number 3. Number 3 is materiality. Number 3 is materiality. ये तो ऊपर नहीं हो पाएगा। Materiality. लाइन लिखिए, knowledge of which may affect the decision of user. Knowledge of which may affect decision of user, right? Materiality का मतलब क्या? ध्यान समझिएगा। कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं कंपनी के जो हर छोटे छोटे खर्चे पे ची करते रहते हैं, राइट? That's not bad actually, but उनको बोला जाए कि तुमने इस छोटे से काम के लिए कितना टाइम लगाया, 3 घंटे आज ये काम किया। क्या काम किया? वो एम्प्लॉइज ना क्या कर रहे थे, फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा रहे थे, राइट? कितनी फोटोकॉपी एक्स्ट्रा कराई? 20 पेज फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा दी। 20 पेज की क्या कॉस्ट लगी? 10 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपीज। और तुमने कितना टाइम वेस्ट किया? एंड हाउ मच सैलरी डू यू चार्ज? हाउ मच सैलरी डू यू चार्ज? Monthly 50,000, right? You understand what I'm saying? Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि मटीरियलिटी में हमें एक और चीज देखनी होती है कि वो जो अमाउंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो अच्छा खासा हो, मतलब बहुत कम ना हो, ज्यादा ही हो, राइट? मतलब हर छोटी छोटी चीज को अलग अलग डिस्क्लोजर देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बोलो मैम इसमें तो आपने कहा हर छोटी चीज को डिस्क्लोजर दो ना, मैंने कहा था यहाँ पर आपको छोटी या बड़ी मैटर नहीं करती है, सब्सटेंस मैटर करता है कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट रखती है, राइट? कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, कभी बड़ी बड़ी बातें में कोई फर्क नहीं पड़ती है, हाँ या ना? तो बोलता है पॉलिसी चूज करते समय पहले तो आपको सच और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना, दूसरा समझदारी यूज करनी है, राइट? अपने सेट्स को ओवर वैल्यू करना या अपने प्रॉफिट्स को ओवर एग्जैजरेट करके दिखाना, दिस इज रॉन्ग। तीसरा, हमें छोटी बड़ी बातों से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो बताओ फॉर्मेट में थी या नहीं थी, राइट? एंड द लास्ट सेज कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो, राइट? इंपॉर्टेंट मटीरियल चीजों को बताओ। इसके अंदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम बोलते हैं रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फीस। हैव यू सीन, हैव यू गॉन थ्रू दिस टाइप ऑफ हेडिंग्स? ये इसका मतलब रेंट और टैक्सेस एक ही बात है। ये कौन सा टैक्स है जो ये रेंट एंड टैक्सेस में टैक्स कौन सा है? हाउस टैक्स,
कि इनकम टैक्स? रेंट के साथ रेंट एंड टैक्सेस में जो टैक्स वर्ड है, दिस इज इनकम टैक्स, वैट, हाउस टैक्स, हाउस टैक्स। बट क्या रेंट और हाउस टैक्स एक ही चीज है? तो फिर ये दोनों एक ही साथ कंबाइन कर देते हैं। क्योंकि रेंट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टैक्सेस भी अपने आप में इतना हेवी अमाउंट नहीं है, इन दोनों क्लब कर दिया एक जैसी हेडिंग्स को लगभग, उससे क्या होता है ये दोनों मिलकर के एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाते हैं। हमारा शेड्यूल 6, कंपनीज एक्ट शेड्यूल 6 कहता है कि वो खर्चा जो 5,000 रुपीज से कम हो पर annum, 5,000 रुपीज से कम हो या 1% ऑफ सेल से भी कम हो, उसको आपने सेपरेट हेडिंग नहीं देनी चाहिए। ये भी मटेरियलिज्म का पार्ट है। अब लिखूंगी मैं, येलो पॉइंट में लिखूंगी, इफ एनी एक्सपेंस इज lesser than 5,000 or 1% of turnover, it should not be given a separate head. अब हम क्या करते हैं? तो हमने देखा अकाउंटिंग चार्जेस एंड ऑडिटिंग चार्जेस दोनों रीजनेबल है, दोनों को मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चार्जेस ऑलमोस्ट सेम हेडिंग, राइट? नाउ दे बिकम more than 1% of the turnover. Printing and stationery, two things. अपने आप में इंडिविजुअली कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, बट इन दोनों को हमने क्लब करके ऑलमोस्ट सेम ऐड कर देते हैं। You understand printing expense? All the vouchers of the company, everything जो हम लोगों को लगा के बनाते हैं, this is all printing expense, right? Stationery, जो भी पेन, पेंसिल, रबर वगैरह है, it's not very costly, right? मगर इन दोनों को ये 3-4 हेडिंग्स को अगर हम क्लब कर, सिमिलर आइटम्स को हम क्लब कर देते हैं, then they become material, okay? तो मटेरियल को बोला, मटेरियल वो है जो उस अकाउंटिंग पीएनएल के लिए, पीएनएल का या कोई भी यूजर को अफेक्ट करे। अगर वो यूजर को अफेक्ट ना कर पाए तो फिर वो मटेरियल नहीं है। मटेरियल कब होगा? जब यूजर को अफेक्ट करे। somebody, user, government or shareholders or investor or manager may be concerned to know that figure, right? छोटे मोटे झाड़ू पोछे फिनाइल में क्या खर्चे लगे, who cares? अगर मैं बताऊं हर साल का फिनाइल का 500 रुपए खर्चा हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा, 1000 का हो जाएगा। तो हमने क्लीनिंग में फिनाइल खरीदी थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें 1000 रुपए खर्चा हो गया, तो आप बोलोगे stupid fool, you telling me 1,000 rupees expense, tell me about 10 lakh expense. I am a multi-crore company and you telling me 1,000 rupees खर्चा कहाँ हो गया? Yes or no? True? तो इसका मतलब हमारे को 4 एक तरह से गाइडलाइंस थी। एक, ट्रू एंड फेयर, समझदारी से करना है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, अगर कोई बात इंपॉर्टेंट है तो वो भी बतानी है, और छोटी छोटी बातों के पीछे दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखो। इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स आपकी जजमेंट पर है, ये 3 पॉइंट्स आपकी जजमेंट पे है। सो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो एंड ये 3 पॉइंट्स किसकी जजमेंट पे आ गए? आपकी जजमेंट पे आ गए, राइट? इट्स अ बॉल दैट यू कैन प्ले विद। कभी मैंने कहा इट इज नॉट अ रस्सी, इट इज अ डब्बा वेयर यू कैन मूव, यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, बट इतना नहीं है कि तुम जो मर्जी करते रहो। डन? लिखो। इसका एग्जांपल लिखो मटेरियलिटी का। फॉर एग्जांपल, as per Companies Act Schedule 6, as per Companies Act Schedule 6, Schedule 6 को रोमन नंबर्स लिखते हैं। Schedule numbers are always in Roman numbers. They are not in normal numbers. ठीक है? Schedule 6, any expense
should not be given a separate head unless it is more than ₹5,000 or 1% of turnover. 5,000 or 1% of turnover. Right? Full stop.